नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आज गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं अकॉर्डिंग टू मैप, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य कैसे उसकी स्थापना हुई और वो सारी चीज़ें, वो तो खैर एक अलग डिस्कशन का मैटर है। लेकिन आप इतना समझिए कि लगभग चौथी शताब्दी के प्रारंभ में गुप्तों ने अपनी शक्ति का विस्तार जो है वो प्रारंभ किया। उनसे पहले की बात करेंगे तो फिर वही कुषाण और शक राजा, ये सब सारे थे, इन्होंने शासन किया भारत पे। लेकिन खैर वो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाए। अ, ये जो थे ये उत्तर भारत में थे और सातवाहन जो थे वो साउथ इंडिया में थे। लेकिन जब गुप्तों ने अपना सब कुछ डिटेल में और अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अलग होने लगी। अगर आप मौर्य साम्राज्य के बाद किसी अनदर साम्राज्य की बात करेंगे, तो वो गुप्त साम्राज्य आपको मिलेगा। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से ये मतलब विख्यात है, जो कि गुप्त साम्राज्य है। अगर इसके काल परिचय की आप बात करें तो 319 एडी से लेके 550 एडी तक का इतना लंबा मतलब इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है। और इसका जो प्रथम शासक रहा, वैसे प्रथम शासक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, या आप इनको कह सकते हैं प्रथम संप्रभु शासक, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। उससे पहले भी दो लोग थे, श्रीगुप्त 275 से 300 एडी और घटोत्कच 300 लेके 319 एडी तक का, जिसमें से श्रीगुप्त के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ठीक है, लेकिन माना यही जाता है, अगर पहले शासक की बात करी जाएगी तो वो फिर गुप्त साम्राज्य का श्रीगुप्त आएगा। लेकिन प्रथम संप्रभु शासक की बात की जाएगी तो फिर चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आएगा। ठीक है, लिच्छवी की एक कन्या जिनका नाम कुमार देवी था, उनसे इनका विवाह हुआ था। और यहाँ पे खैर गुप्त साम्राज्य में बहुत सारे शासक हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमने उनके केवल नाम लिखे हैं यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त प्रथम, ये टाइम पीरियड और ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें। उसके बाद समुद्रगुप्त 335 से लेके 375 एडी। प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन मतलब जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि हरिशेन द्वारा लिखी गई है, गुप्त साम्राज्य को जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड आता है 375 से लेके 415 एडी। उसके बाद फिर कुमारगुप्त और उसके बाद फिर स्कंदगुप्त के बारे में। अगर गुप्त साम्राज्य के और महत्वपूर्ण चीजों की बात करें तो दक्षिण भारत के राजाओं के विरुद्ध इन्होंने 12 अभियान किए, उत्तर भारत के राजाओं के विरुद्ध 9 अभियान किए, और पहाड़ी जो मतलब राजा थे उनके विरुद्ध 6 अभियान किए। गुप्तकालीन नवरत्न कौन कौन से थे उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो गुप्तकालीन नवरत्न में सबसे पहले कालिदास, जो कि एक साहित्यकार थे। धन्वंतरी, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य थे। बराहमीर, जो कि एक नक्षत्र विशेषज्ञ थे। अमर सिंह, जो कि संस्कृत के आचार्य थे। उसके बाद फिर छपणक। उसके बाद शंकु, जो कि एक वास्तुकार थे। बैताल भट्ट, घटकरपर और वरुरुचि, ये 9 रत्न थे गुप्तकालीन। ठीक है, चीनी यात्रियों का भारत आने का क्रम क्या है? तो फाहियान 399 एडी में, संगयुन 518 एडी में, वेनसांग 630 एडी में, और फिर इतिसिंग जो है वो लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास इंडिया आए ये लोग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद फिर मैप में हम डिटेल में सारी चीज़ों को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो मिलेगा आपको भीटा। तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन करते चलते रहते हैं। देखिए भीटा के बारे में, तो यहाँ से कुषाणों और उनके समकालीन शासकों के क्या मिले हैं? तांबे के सिक्के मिले हैं। कुषाणों और उनके समकालीन शासकों के तांबे के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तांबे के सिक्के मिले हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए मैप में भीटा कहाँ पे है, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ों की कौन सा कहाँ पे है ना। इसके बाद हम भीतर गांव के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, जो कि यूपी में ही है। देखिए, यहाँ पे मंदिर की भीतरी दीवारों पर सुंदर अलंकरण है। मंदिर की भीतरी दीवारों पर क्या है? सुंदर सुंदर अलंकरण है। अलंकरण है भीतरगांव। और गुप्तकालीन वास्तुकला का सुंदर नमूना है यहाँ से। गुप्तकालीन वास्तुकला का सुंदर नमूना यहाँ से मिला है। और यहाँ मंदिर जो है भारत के ईंट निर्मित, भारत के ईंट निर्मित मंदिरों में सबसे उत्तम है।
सबसे उत्तम है। ठीक है, तो भितरगांव के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसके बाद फिर भीतरी के बारे में हम देखते हैं, जो कि कहाँ पे है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, यहीं पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से प्राप्त एक अन्य महत्वपूर्ण खोज स्कंदगुप्त द्वारा निर्मित क्या है, एक विष्णु मंदिर है। तो ये विष्णु मंदिर है, यहाँ से मिला है, जो कि किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था स्कंद गुप्त द्वारा, ये बनवाया गया था, जो कि बलुआ पत्थर और ईंटों से निर्मित है। किसके किससे, बलुआ पत्थर और ईंटों से बनाया गया है। क्लियर। इसके बाद लाल बलुआ पत्थर स्तंभ के लिए भी प्रसिद्ध है ये प्लेस। लाल बलुआ पत्थर स्तंभ के लिए भी प्रसिद्ध है, जिस पर क्या दिया गया है, जिस पर स्कंदगुप्त द्वारा हुणों पर, स्कंदगुप्त द्वारा, स्कंदगुप्त द्वारा हुणों पर आक्रमण का वर्णन किया गया है। ठीक है, आक्रमण का वर्णन किया गया है। क्लियर। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी भीतरी के बारे में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं, जो कि बिहार है। तो पहला जो इसमें है वो क्या है, वो गोप मोती है, और दूसरा उसके बाद क्या है, नालंदा है। देखिए, गोप मोती के बारे में महत्वपूर्ण चीजें, तो गोप मोती जो है, यह मंदिर, यहाँ जो मंदिर है, यहाँ के मंदिर जो हैं, यहाँ के मंदिर क्या है, नागर शैली से थोड़ा भिन्न है, नागर शैली से भिन्न है, भिन्न है, लेकिन उत्तर भारतीय शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर भारतीय शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व। ठीक है। देखिए, नॉर्थ इंडिया में नागर शैली चलती थी, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको द्रविड़ शैली मिलेगी, बीच में आपको बेसर शैली मिलेगी, जो बीच का एरिया होगा, है ना। अब ये तो एक हिसाब से नॉर्थ इंडिया में ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ के जो मंदिर हैं वो नागर शैली से थोड़ा भिन्न है, लेकिन फिर भी वो उत्तरी जो चीज़ें हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम नालंदा के बारे में देखते हैं। तो नालंदा, यहाँ पे इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें लिख लेते हैं। देखिए, इसे बौद्ध धर्म में महायान की शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, महायान की शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, किसको, नालंदा को। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज, 5वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 13वीं सदी तक, 13वीं सदी तक एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय ये रहा, महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय रहा। बाद में फिर वही बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया, जलाया गया, तो ये वहीं से समाप्त हो गया। ठीक है। तो नचना कुठार के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं। तो नचना कुठार कहाँ होगा, ये एमपी में होगा, आप देख रहे हैं। तो गुप्त काल में निर्मित यह मंदिर, ये जो मंदिर है ये गुप्त काल में बना है, और शिव पार्वती के समर्पित है, या शिव पार्वती के लिए प्रसिद्ध है, शिव पार्वती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य तिगवा के बारे में। तो यह मंदिर जो है समुद्रगुप्त का, यह मंदिर समुद्रगुप्त काल का मंदिर है, ये समुद्रगुप्त काल का मंदिर है ये तिगवा। ठीक है। और इस मंदिर को नागर शैली के मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, नागर शैली के मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान इसको प्राप्त है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बाघ, यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी एमपी का ही पार्ट है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण देखें। देखिए, बाघ में कितनी गुफाएं हैं, तो 9 गुफाएं हैं। ठीक है। इनमें से जो चौथी गुफा है उसको, जो फोर्थ गुफा है उसको किस नाम से जाना जाता है, रंग महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसको रंग महल के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इस पे मतलब इनकी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई, इसी वजह से इसका, इसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। और इसका मूल विषय क्या है, तो जिसका मूल विषय क्या है, जिसका मूल विषय है बौद्ध और जातक कथाएं, बौद्ध और जातक कथाएं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, जो कि है भूमरा।
भूमरा के बारे में, तो भूमरा कहाँ पे होगा? तो भूमरा भी मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है। गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिरों के विपरीत इस मंदिर में क्या है? गर्भगृह है। गर्भगृह है इस मंदिर में। गर्भगृह, पहले जो गुप्तकालीन के मंदिर बनते थे उसमें गर्भगृह नहीं बनते थे, तो इसमें गर्भगृह है और छत भी है। छत भी है। जबकि गुप्तकालीन जबकि गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिरों में छतें कैसी होती थी? वो सपाट होती थी। ठीक है, छतें सपाट होती थी और उसमें छज्जे भी पाए जाते थे। और उसमें छज्जे भी पाए जाते थे। ठीक है। तो ये भूमरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद देवगढ़। देवगढ़ कहाँ होगा? तो आप समझ रहे हैं, देवगढ़ झांसी में होगा, है ना? इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। तो देवगढ़ जो है, यहाँ पे भगवान विष्णु को समर्पित दशावतार मंदिर स्थित है। दशावतार मंदिर स्थित है। किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। और ये किस शैली में बना है? तो ये पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली में बना है। कई बार पूछा गया है, मतलब मैच करने के लिए आया कि दशावतार मंदिर कहाँ पे है, तो वो देवगढ़ में है। इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये पूरे मैप में जितने भी प्लेसेस थे वो हमने सारे कर लिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैप को देखते हैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ें कि कौन कौन सी हैं। इसके बाद फिर इसमें है गंगोत्री। तो गंगोत्री के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? अमर सिंह राणा ने। अमर सिंह राणा ने 18th सेंचुरी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। इसके बाद मेहरौली के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो ये दिल्ली में है मेहरौली। और गुप्तकालीन गुप्तकालीन लौह स्तंभ यहाँ से मिला है। ठीक है, लौह स्तंभ यहाँ से मिला है, जो आज भी क्या है? जंग रहित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें फैक्ट है, हम देखते हैं हुलासपुर के बारे में। तो हुलासपुर कहाँ पड़ेगा? ये हुलासपुर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से भी गुप्तकालीन कुछ अवशेष मिले हैं, जिसमें चांदी के सिक्के हैं। चांदी के सिक्के और हाथी दांत और मुहरें, इस तरह से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कुषाण शासकों की यहाँ से 3 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण शासकों की 3 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? कि 200 मीटर की लंबी सड़क मिली है। लंबी सड़क मिली है, जिसमें जल निकासी का उत्तम प्रबंध है। जल निकासी का उत्तम प्रबंध है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पद्मावत के बारे में। तो पद्मावत के बारे में यहीं पे लिख लेते हैं, छोटा सा है। नागवंशी शासकों के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नागवंशी शासकों के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिक्के प्राप्त हुए। ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सुल्तानगंज। तो सुल्तानगंज के बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, सुल्तानगंज जो था, अंग का ये भाग था। ये जो है एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। यहाँ से शिव भक्त लोग गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर स्थित रावणेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं। और गुप्तकालीन भगवान बुद्ध की यहाँ से क्या मिली है? कांस्य की 7.5 फीट की प्रतिमा यहाँ से मिली है, सुल्तानगंज से। ठीक है। और ये जो प्लेस है, यहाँ पे सेन और पाल वंश के समय भी कला सेन और पाल वंश के टाइम में भी कला संस्कृति में
कला संस्कृति में काफ़ी आगे रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बाणगढ़। तो बाणगढ़ के बारे में डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं, छोटा सा है ये। देखिए बाणगढ़ जो है यहाँ पे पाल और सेन वंश मतलब जब थे तो एक प्रमुख धार्मिक केंद्र रहा है, पाल वंश और सेन वंश के टाइम पीरियड में। और यहाँ से उत्खनन जब हुए तो मिट्टी के बर्तन और मतलब बहुत सारी धार्मिक जो सामग्रियाँ हैं वो मिली हैं। धार्मिक सामग्रियाँ ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। क्लियर। ये मतलब बांग्लादेश में है, इंडिया का पार्ट नहीं है। इसके बाद दामोदरपुर। दामोदरपुर यहाँ ये भी बांग्लादेश में पड़ेगा। और यहाँ से कुमारगुप्त प्रथम के, कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख से पता चलता है, अभिलेख से अ, गुप्तकालीन मतलब आप ये कह सकते हैं कि भूमि का प्रशासन या क्रय विक्रय ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि भूमि का क्रय और विक्रय ये सारी चीज़ें उस समय होती थी। ठीक है। इसके बाद फिर शिशुपालगढ़ के बारे में देखते हैं। तो शिशुपालगढ़ कहाँ होगा, तो ये उड़ीसा में होगा। इस स्थल की पहचान जो है वो इस स्थल की पहचान जो है खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी से की गई है। तो कलिंग नगरी से की गई है शिशुपालगढ़ को। और यहाँ से 3 मील दूर धौली स्थित है। धौली के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। धौली जो है यहाँ से लगभग 3 मील दूर स्थित है, जहाँ अशोक का अभिलेख मिला है। यहाँ से अशोक का अभिलेख मिला है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है सिरपुर। सिरपुर के बारे में डिटेल में देखते हैं। यहाँ नीचे ले आते हैं इसको। सिरपुर। देखिए ईंटों से निर्मित अनेक यहाँ पे मंदिर मिले हैं। ठीक है। तो ईंटों से निर्मित मंदिर है यहाँ पे। और जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है, वो लक्ष्मण का मंदिर है सिरपुर में। ठीक है। और ये स्थल जो है हिंदू मंदिरों और बौद्ध विहारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद अजंता, जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है, आप जानते हैं महाराष्ट्र में है ये। ये गुफाएं जो हैं अजंता की गुफाएं, इसको विश्व धरोहर स्थल में मतलब शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है, सूची में शामिल है। और इस गुफा में माता एवं शिशु और मरणासन मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। कहाँ पे, अजंता में। ठीक है। इसके बाद मंदसौर के बारे में देखते हैं। तो ये एमपी में होगा, मध्य प्रदेश में। और ये जो था एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। उत्तर से पश्चिम समुद्र तट की ओर जाने के एक तो मार्ग में पड़ता था। और कुमारगुप्त के समय प्रस्तर अभिलेख रेशम बुनकरों का, जो कि कहाँ से आए थे, वो दक्षिण गुजरात से आए थे। यहाँ से प्रस्तर अभिलेख रेशम बुनकरों का, रेशम बुनकरों का जो कि गुजरात से आए थे उनका है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करता है। भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करता है। कौन सा है ये जो प्रस्तर अभिलेख है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है धमनेर। यहाँ पे है धमनेर, के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इसी मतलब कलात्मकता जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं में है। एलोरा की गुफाओं में है, वैसी यहाँ नहीं है। ठीक है, वैसी नहीं है लेकिन है यहाँ पे। ठीक है। तो धमनेर ये प्लेस हो गया, राजस्थान में पड़ेगा। इसके बाद एरण के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। एरण से कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो यहाँ से प्राप्त एक अभिलेख प्राप्त हुआ है भानुगुप्त का। भानुगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एरण अभिलेख जिसका नाम है। ठीक है। एरण अभिलेख, इससे क्या पता चलता है, इससे सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिला है। सती प्रथा का
साक्ष्य यहाँ से मिला है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। ठीक है। और एक चीज महत्वपूर्ण इसमें, और यह एक पाषाण स्तंभ पर अभिलिखित 540 ईस्वी का अभिलेख है। एरण अभिलेख कब लिखा गया? तो 540 एडी में लिखा गया, जब गुप्त शासक भानुगुप्त का जमींदार युद्ध में मारा गया तो उसकी पत्नी ने उसकी चिता पर स्वयं को समर्पित कर दिया था। तो ये पहला, मतलब आप ये कह सकते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख से मिला कि जो सती प्रथा थी उसको ये सही बताता है, उसमें ये लिखा गया था सारी। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि यहाँ पे सारी प्लेस थे, हमने वहाँ पे वन बाय वन डिस्कस किए गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड। ठीक है। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि गुप्त साम्राज्य इतने में ही समाप्त हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य अपने आप में काफ़ी बड़ा है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ऑन मैप से, जो कि प्लेसेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं गुप्त काल से रिलेटेड या गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी इसका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब आपको मतलब जानना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी लगभग आ सकते हैं, और ये ऐसे प्रश्न हमने यहाँ पे शामिल किए जिससे लगभग हमेशा पूछे जाते रहते हैं। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एंशियंट हिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन में, जो कि गुप्तोत्तर साम्राज्य होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।